स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। डिस्कस करते चलेंगे और आप लोगों ने वीकली अगर देख लिया है तो फिर आपका कंप्लीट होता चल रहा है। तो लास्ट वीक में वीकली नहीं बनाएंगे, जो फोर्थ वीक होगा उसमें मंथली एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो रोज़ का अगर डिस्कशन सुनते हैं तो वीकली आसान हो जाएगा, और वीकली साथ लेके चल रहे हैं तो पूरा मंथ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। हाल ही में जीएसटी परिषद ने 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। तो ये मंत्री समूह क्या होता है, तो जीएसटी परिषद को समझेंगे और मंत्री समूह को समझेंगे। तो जैसे जैसे मंत्रिमंडल के काम करने के तरीके में एक तरह का परिवर्तन इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब कई मंत्री मिलके, एक से अधिक मंत्री मिलके किसी कॉमन सब्जेक्ट पे एक समिति बनाए तो उसको मंत्री समूह कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसमें एक से अधिक मंत्रालयों की ज़रूरत है, उनके अनुमति की ज़रूरत है, ठीक है, संचालन में उनकी सहायता की ज़रूरत है। तो ऐसे मान लीजिए कोई सड़क जंगल से बन रही है तो वहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय, और अगर मान लीजिए से वहाँ पे बीच में जल मार्ग भी है, कोई नदी है, तो जो जल के मंत्री हैं, ठीक है, और सड़क परिवहन मंत्री, इन तीनों की ज़रूरत वहाँ पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे मंत्री समूह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि काम की कुशलता और गति में तेजी आए, ठीक है। ये मंत्री समूह पिछले 3 दशक से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और कुल 21 से अधिक मंत्री समूह बने थे, और 6 ऐसे मंत्री समूह बने थे जो मतलब परमानेंट थे, ठीक है। क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलनी है, ठीक। ऐसी योजनाओं के लिए परमानेंट मंत्री समूह बना था, और कुछ योजनाएं ऐसी थी जो अभी मतलब 5 वर्ष 3 वर्ष में ख़त्म हो रही हैं, तो उनके लिए जो मंत्री समूह बनते हैं वो बन के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो मंत्री समूह बना है ये भी अस्थायी मंत्री समूह ही है, ठीक है। इसका क्यों बनाया गया है, तो ये बीमा की जो दरें होती हैं, जैसे इस समय बीमा पे 18% जीएसटी है। तो बीमा एक मतलब मूलभूत आवश्यकता के रूप में देश में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे लोगों का मतलब बीमा की आवश्यकता तो उसे ही पड़ेगी जो ज़रूरतमंद है, तो उस पर 18% जीएसटी लेना एक तरह से बीमा से लोगों को दूर करना है, ठीक है। बीमा एक तरह का वित्तीय समावेशन भी है, तो इस तरह से ये ग्रास रूट लेवल पे किसी वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है, ऐसा गडकरी जी ने भी कहा था, ठीक है। तो ये इसको 18% से 5% करने की नीयत है सरकार की, तो इसके लिए ये मंत्री समूह इस पर विचार करेगा, ठीक है। तो इस मंत्री समूह की अध्यक्षता जो कर रहे हैं इनका नाम है सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी इसकी मुख्यमंत्री। अभी 54वीं बैठक हुई जीएसटी परिषद की, उसमें ये निर्णय लिया गया, ठीक है। जीएसटी परिषद है कहाँ, तो ये संविधान के 279 क अनुच्छेद में है। अब एक प्रश्न जो कई बार पीछे पीसीएस में पूछा हुआ है कि जीएसटी की स्थापना किस संविधान संशोधन से की गई, तो ये 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके तहत 246A अनुच्छेद जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि संघ और राज्य दोनों जीएसटी के बारे में विधि बना सकते हैं, ठीक है। फिर 269A जोड़ा गया है। ये कहता है कि अंतर राज्यीय जो व्यापार होता है, मतलब जीएसटी के थ्रू एक राज्य से दूसरे राज्य जो व्यापार होता है उसके लिए विधि बनेगी, ठीक है। और 279 ये जीएसटी परिषद की स्थापना करता है, ठीक। जीएसटी परिषद काउंसिल की स्थापना करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री और इसका सचिव, इसका एक और सदस्य जो पदेन है वो फाइनेंस वित्त का राज्य मंत्री भी इसका सदस्य होता है, ठीक है। तो एक तरह की ये संघीय व्यवस्था है, और 3/4 बहुमत होता है जब, तभी कोई फैसला इसमें पारित होता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि ये मतलब लगभग सर्वसम्मति से फैसले होते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 14 सितंबर के दिन, 14 सितंबर आप लोग जान रहे हिंदी दिवस है, इसी दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, किस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सभी पहलों में, ठीक है, सभी प्रकाशन में, वेबसाइट और ऐप सब जगह, और RTI हर जगह जो है हिंदी के प्रयोग और हिंदी में दस्तावेजीकरण के लिए
मतलब जो भी चीज़ आएगी उसका दोनों इंग्लिश और हिंदी रूपांतरण मौजूद है। अभी वेबसाइट आप खोलेंगे ना, तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो इंग्लिश में तो मटेरियल अवेलेबल कराती हैं, हिंदी टर्न करते ही उसमें मटेरियलों की संख्या मतलब 50% से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही बाधा है। ठीक है, आप कुछ नई चीज़ खोजने जा रहे हैं किसी मतलब अपने देश के ही मंत्रालय में खोजने जा रहे हैं और हिंदी में अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है, तो ये एक तरह की आयरनी है, लेकिन इसने जो है इस क्षेत्र में काम किया है और सभी चीज़ों को अवेलेबल कराया है, जिसकी वजह से इसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। ये अमित शाह ने दिया है। ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, तो ये दिया है। ये है क्या, तो ये विभाग जो काम करता है, ये कार्मिक पेंशन प्रशासनिक सुधार, इस मंत्रालय का नाम बहुत लंबा है। ठीक है, लोक शिकायत। ठीक, इस मंत्रालय का नाम है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन। पहले प्रशासनिक सुधार भी था, लेकिन अब पेंशन है, केवल पेंशन मंत्रालय। ठीक है, इसका गठन जो हुआ है 1985 में एक मंत्रालय के रूप में हुआ है। ठीक है, देखो प्रशासनिक सुधार क्या है, एक मतलब ऐसा विषय है जिस पे आज़ादी के बाद से तुरंत ही बहस होने लगी थी कि प्रशासनिक सुधार से समझ क्या रहे हैं आप लोग। प्रशासन मतलब समझ रहे हैं जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी, टॉप लेवल का अधिकारी, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके जिले तक का, फिर तालुका का, परगना का, फिर नीचे का अधिकारी, ये सभी इसमें शामिल है। टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल, मतलब मंत्री को भी कुछ हद तक इसमें शामिल किया जा सकता है जब वो प्रशासनिक फैसले लेता है। तो जैसे ही मतलब आज़ादी मिली तो एक दो घोटाले तो तुरंत हो गए, जैसे जीप घोटाला उस टाइम हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए एक 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था। ठीक है, बाद में ये मंत्रिमंडल में चले गए, तो के हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, इसकी खूब लंबी चौड़ी सिफारिशें हैं जो पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। ठीक है, इसने भी मतलब अपने समापन से पहले 15 से ज़्यादा सिफारिशें पेश की हैं। ये सिफारिशें ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है, लोक व्यवस्था में सुधार हो। ठीक, ऐसी एक कमेटी और थी के संथानम, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, के संथानम ये लाल बहादुर शास्त्री ने गठित की थी। ठीक है, उस टाइम भी एक घोटाला हो गया था, तो तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और गृह मंत्री उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने के संथानम कमेटी का गठन कर दिया। इन्होंने फिर सीवीसी का सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होना चाहिए देश में, भ्रष्टाचार के मामलों को डेडिकेटेड रूप से सॉल्व करने के लिए इसका गठन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो लेह में ग्रामीण उद्यम त्वरण प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है जीतन राम मांझी ने। ठीक है, जीतन राम मांझी कौन से मिनिस्टर हैं, इसी से मंत्रालय भी कंफर्म होगा। ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं। ठीक, एमएसएमई मिनिस्टर हैं। ये ग्रामीण उद्यम त्वरण प्रौद्योगिकी केंद्र क्रिएट का लेह में उद्घाटन हुआ है। अभी लद्दाख में, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 5 नए ज़िले भी बनाए गए। ठीक है, इन 5 ज़िलों का नाम है, पहले क्या था, लद्दाख में 2 ही ज़िले थे, एक का नाम था लेह, एक का नाम खुद लद्दाख था। ठीक है, लेकिन 5 नए ज़िले बनाए गए हैं। इनमें जास्कर, ये पहले सेक्टर थे, द्रास सेक्टर है, शाम, नुब्रा, नुब्रा वन नदी है, एक सिंधु की सहायक नदी है जो उसके दाहिने तट से आके मिल जाती है, नुब्रा वैली वहाँ पे है। और फिर चांगथांग। ठीक है, चांगथांग, ये 5 नए ज़िले बनाए गए। वहाँ पे एक आंदोलन भी चल रहा था और फिर ये भी हुआ कि वहाँ इनको 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिला परिषद दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, ऐसा लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ज़िले फिलहाल बना दिए गए हैं। ठीक है, सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम मूल्य हटाया। न्यूनतम मूल्य मतलब ये है न्यूनतम निर्यात मूल्य। ठीक है, सरकार ने 2023 में बासमती चावल के ऊपर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया था जो कि 1200 रुपये था। ठीक है, मतलब इससे कम कीमत पे आप निर्यात नहीं कर सकते हैं। ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, एमईपी। ठीक है, बाद में व्यापारियों ने मांग की कि ये ज़्यादा है, इस पे घाटा हो रहा है, नहीं बिक रही हैं चीज़ें,
तो उन्होंने इसको घटा के 950 रुपये कर दिए। ठीक है, अब जो है चूँकि यहाँ पे मांग गिर रही है देश में अपने खुद ही, तो ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब उनको पूरी आज़ादी है कि वो बासमती चावल को किसी भी मूल्य पे एक्सपोर्ट कर सकती हैं और घरेलू बाज़ार में भी उतार सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, उपराष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। ये मतलब संविधान मंदिर क्या है, एक तरह का इनिशिएटिव है जो वहाँ पे जो ITIs हैं, इसको हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कह रहे हैं, वहाँ पे सभी ITIs में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो बस आप लोग राज्य याद रखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान मंदिर कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये दोनों खबर तूफान से ही रिलेटेड है। ठीक है, और क्षेत्र भी दोनों का एक ही है, मतलब प्रशांत का पश्चिमी हिस्सा जो है। तो अगर देखें तो ये दोनों तूफान पूर्वी एशिया के ही हैं। तो तूफान बेबनिका जो है वो अभी इसकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य और दक्षिणी फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस अनेक द्वीपों का समूह है जिसमें लुजोन जो है उसका मुख्य द्वीप है, तो ये यहाँ पे उपस्थित है। इसके अलावा जापान, और जल्दी ही ये चीन के शंघाई में टकराएगा। ठीक है, लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित कर चुका है अभी तक ये तूफान, और उम्मीद है कि अभी मतलब वहाँ की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और वहाँ का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये तूफान 198 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये भयंकर हो सकता है। ठीक है, अभी वहाँ पे तूफान यागी आया था जिसका हम लोग चित्र कुछ दिनों पहले वाले वीडियोज़ में किए थे। तूफान यागी वियतनाम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, वियतनाम को सबसे, अब देखिए जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मतलब निरंतरता आ रही है, वो लगातार आ रहे हैं। पहले गैप्स पे आते थे, अब आप देखें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, खासकर अरब सागर जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से एकदम मुक्त था, वो भी अब चक्रवातों की चपेट में आ रहा है। इस पर एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी आ चुका है। अब देखिए चक्रवात का इससे क्या संबंध है, अब कोई समझना चाहे कि जो चक्रवात है इसका जलवायु तापन से क्या संबंध है, तो सीधा संबंध है। समुद्र का पानी है, जैसे जैसे ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इसका ताप बढ़ेगा, और इसका ताप ही वो कारक है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जन्म देता है। ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया है इसको समझने की, लेकिन प्राइमरली ये समझ सकते हैं, त्वरित रूप में ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ का पानी गर्म होता है तो ये भाप बन के ऊपर उठता है, जिससे यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। अगल बगल की हवाएं यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, फिर ये हवाएं ज्वाइंट होती हैं ऊपर, और फिर एक चक्र बन के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देता है। ठीक है, तो जलवायु तापन से इसका सीधा संबंध है, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तूफानों की संख्या भी बढ़ेगी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और मान लीजिए प्रशांत और पूर्वी एशिया में तो बढ़ ही रही है। देखो 2 तूफान एक ही महीने में आ गए। ठीक है, तो ये तूफान यागी वियतनाम में था, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। ठीक है, ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए चलाया है, कहाँ के लिए चलाया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें भारत ने $1 मिलियन की सहायता भेजी है। ठीक, तो ये तूफान म्यांमार, वियतनाम मेनली है, 2 और कंट्रीज़ को प्रभावित किया, मतलब स्पेसिफिक एक कंट्री को तो करेगा नहीं। तो म्यांमार और लाओस आपको पता है दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का फैक्ट है, दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश लाओस है। ठीक, चलते हैं अगली खबर। तो ये वन लाइनर ही है। ब्रिक्स साहित्य फोरम अभी तो रूस के कजान में ये हुआ है। ठीक है, रूस का एक शहर है कजान, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ना, वो यहाँ से गुजरता है कजान से। तो ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन रूस के कजान में हुआ है। इसमें ब्रिक्स के ही कवि, लेखक, दार्शनिक सब शामिल हो रहा है अपनी रचनाओं को लेके। ठीक है, इसका विषय भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कहाँ हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अभी देखिए वहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है वीओ चिदम्बरम। ठीक है, इस बंदरगाह में ही इस टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये टर्मिनल 14 मीटर गहरा है और 300 मीटर लंबा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मतलब इससे वहाँ का जो ट्रैफिक है उसको घटाने में मदद मिलेगी तथा रसद लागत घटेगी।
ठीक। जैसे कोई चीज़ जितना देर खड़ी रह रही है तो उसकी रसद लागत उतनी ही बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि वो संसाधन वेस्ट हो रहा है। कोई अगर जहाज वेट कर रहा है 3 घंटा तो वो मतलब दिन में 3 घंटा कम काम कर पाएगा, तो ये रसद लागत में वृद्धि करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक घटेगा उतना ज़्यादा ये है। तो ये एक तरह का अवसंरचनात्मक निवेश है, खास करके जो जितनी भी जल यातायात है उस क्षेत्र में, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ये हुआ है कि लैंगिक समानता मतलब के लिए इसमें 40% महिला कर्मचारी रखी गई, ठीक है। 40% महिला कर्मचारी इसमें रखी गई हैं। चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो प्रधानमंत्री ने चौथे वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो मतलब प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ उद्घाटन किया सबसे पहले ये जानते हैं, तो गांधीनगर में किया, ठीक है। अभी गुजरात के दौरे पे हैं मोदी जी, अभी वहाँ पे अहमदाबाद जो है वहाँ पे मेट्रो रेल के दूसरे खंड का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, दूसरे खंड का। और ये जो एक्सपो और निवेशक सम्मेलन हुआ है ये गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें जो 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिसमें योगदान रहा है उनको सम्मानित करेंगे, ठीक है, इस सम्मेलन में। तथा इस क्षेत्र में मतलब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप है, जितने भी निजी निवेशक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप हैं, लोग बना रहे हैं, नया काम कर रहे हैं या कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी होगी, ठीक है, उनको देखा जाएगा। ऐसा क्या होता है, जैसे निवेशक सम्मेलन में मौजूद है, कोई अपना प्रोटोटाइप लेके आया, अपना नमूना लेके आया और उसने दिखाया, और वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति या खुद सरकार उसको सपोर्ट करने के लिए अगर उसमें उनको कैलिबर दिखता है तो वो तो एक तरह का मीटअप हो जाता है, ठीक है, तो निवेश के लिए मुफीद होता है। अभी एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया जाएगा, आगे किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका उद्घाटन करेंगे। ये है क्या, ये बच्चों के लिए एक लचीली बचत एवं निवेश व्यवस्था है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी सुकन्या समृद्धि हम लोग एक दिन देख रहे थे, लघु बचत योजनाओं में हम लोगों ने जब देखा था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था, जो सबसे हाईएस्ट रेट वाला भी है, वो सुकन्या समृद्धि था, ठीक है। उसी तरह से वो तो बच्चियों के लिए है, ठीक है, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए। इसमें क्या है, पेरेंट्स जो हैं वो 1,000 रुपये का मिनिमम निवेश सालाना कर सकते हैं, प्रति वर्ष कर सकते हैं, ठीक है। और ये वित्त मंत्री नई दिल्ली से इसको चालू करेंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए ये योजना है, एनपीएस वात्सल्य वित्त मंत्रालय की योजना है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ठीक है। एक उसमें समूह है, जैसे वो जो यूनेस्को का ही एक पार्ट है जिसका नाम है COP9, इसका उपाध्यक्ष जो है इंडिया है, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष इंडिया है। तो इस नाते ये यहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो इतना ध्यान देना है कि ये न्यू दिल्ली में है। चूँकि यूनेस्को इस क्षेत्र में काम नहीं करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब ये पूछेगा कि खेल में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया है, तो वहाँ यूनेस्को का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यूनेस्को ने ये किया है। चलते अगली खबर की तरफ। तो ये एक पहल है जिसका नाम है भास्कर पहल, ठीक। इसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, पहली चीज़ है रजिस्ट्री मतलब पंजीकरण का काम करेगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद पंजीकरण की आईडी देगा, मतलब आपको भास्कर पहल में रजिस्टर्ड अगर स्टार्टअप आप खोलें, इसमें रजिस्टर करने जाएंगे तो पहले पंजीकरण कराएंगे, फिर आपको आईडी मिलेगा। इसके बाद ये सुविधाएं क्या देगा, ये आपको नेटवर्किंग की सुविधाएं देगा, निवेशक देगा, ठीक है, नेटवर्किंग की सुविधाएं देगा, मतलब आपको जुड़ने का मौका देगा निवेशकों से तथा उस पूरे इकोसिस्टम से, सलाहकारों से, सेवा प्रदाता से। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप में हैं और वो स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, तो आपको मान लीजिए और आईटी सेक्टर के लोगों की ज़रूरत है तुरंत, तो ये ऐसी पहल है कि आपको सीधे सेवा प्रदाता से जोड़ेगी, ठीक है, सलाहकारों से जोड़ेगी,
मान लीजिए आपको कोई लीगल, मान लीजिए किसी लीगल मैटर में आप डील कर रहे हैं और आपको किसी वकील या लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है, या बिजनेस बैंकर, किसी तरह के एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो सलाहकार से जोड़ेगी, निवेशकों से जोड़ेगी, आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए ये शुरू किया गया है, इसने शुरू किया है DPIIT ने, ठीक है। DPIIT वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग है। ये विभाग क्या करता है? इस विभाग का नाम है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है। तो ये उद्योग के संवर्धन के क्षेत्र में काम करता है, इसीलिए इसका नाम ही यही है, तथा आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नाविका सागर परिक्रमा, नाम सही रखा है। नाविका सागर परिक्रमा क्यों लिखा है? क्योंकि दो महिलाएं, या कह लें दो सैनिक अधिकारी अभी विश्व की परिक्रमा करेंगी, ठीक है, एक विमान के साथ, इसीलिए इस अभियान का नाम नाविका सागर परिक्रमा लिखा है, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा, ये दो लोग कौन है, यही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। इनमें एक हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, दूसरी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है। ये दोनों लोग LC हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, ठीक। और ये लोग एक विमान के साथ, जिसका नाम है तारिणी, से पूरे सागर से पूरे विश्व का मतलब परिक्रमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक नाविक सागर, जैसे क्या होता है, सागर के क्षेत्र में साहसपूर्ण कार्य करने के लिए तथा समुद्री विरासत को थोड़ा सा जानने के लिए इस तरह के अभियान किए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा मतलब ये एक तरह का समझिए एडवेंचरस स्पोर्ट टाइप का इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसके लिए भारत ने ब्राज़ील के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री बैठक में भाग लिया, ठीक है। तो कृषि भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जान ही रहे हैं। लगभग 56 से 60% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए WTO की जब भी डील होती है तो उसमें भारत हमेशा कृषकों के साइड लेने की वजह से साइड लाइन हुआ रहता है, ठीक है। तो अभी G20 भी कृषि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन करा रहा है। G20 करा रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि WTO में जो है वो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है, खासकर USA का, ठीक है। लेकिन G20 जो है इसमें विविधता ज़्यादा है, इस वजह से इसके कृषि अगर सम्मेलन कोई होता है तो ज़्यादा रचनात्मक चीज़ें इसमें निकल के आ सकती हैं। फिलहाल जानते हैं भारत ने इसमें भाग लिया है, हुआ कहाँ है? ब्राज़ील के यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशाखापत्तनम में सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र को शामिल किया गया, नाम याद रखिए विनेत्र, ठीक है, ठीक। ये एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, एस्केप मतलब भागना, जब भी कोई दिक्कत हो तो वहाँ से भागने के लिए। पहली बात किस में शामिल किया गया है? तो ये है INS सातवाहन, ठीक है। सातवाहन एक वंश इतिहास में आप लोग को पढ़ा होगा। INS सातवाहन में इसे शामिल किया गया है, ठीक। ये एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी पनडुब्बी की सहायता से चालक दल और जितने स्टाफ हैं उनको भागने में मदद कर सकती है, ठीक है। अब भागना क्यों है? जब किसी से लड़ाई हो रही हो, ठीक है, ऐसा लगे कि विमान अब डूबने वाला है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये भागेंगे किससे? कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसको प्रोजेक्ट P75, अगर पीछे आप लोगों ने करंट लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये P75 एक प्रोजेक्ट था जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को शामिल करने के लिए भारत में शुरू किया गया था। इसमें कुल 6 को शामिल करना था, 5 हो गई हैं, ठीक है। उन 5 में कुछ का नाम अगर आपको याद हो तो खुद एक कलवरी थी, ठीक है, करंज थी, खंडेरी थी, ठीक है। अभी लेटेस्ट में 2023 में वागीर शामिल हुई है, वागीर। और 2024 में जो शामिल होगी, 2024 में शामिल होने वाली, उसका नाम है वाक्षीर, ठीक है, वाक्षीर। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो ये उसके भागने के लिए ये विनेत्र शुरू किया गया है, INS सातवाहन में जोड़ा गया है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, पनडुब्बी से भागना है, और ये 5 पनडुब्बियाँ पहले शामिल कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है, किसने किया है? तो ये आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है, और अमित शाह ने इसका मतलब अभी 2 दिवसीय था, इसका समापन कर दिया गया, ठीक। 2 चीज़ों के बारे में विचार किया गया खूब। पहला है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वह आतंक के पोषण के लिए जो धन दिया जा रहा है, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करें, ठीक है। इसके लिए एक संगठन FATF है, आप लोगों ने जानते ही होंगे ये FATF, इसकी जो लिस्ट होती है। भारत अभी इस लिस्ट में अपग्रेड हुआ है, ठीक है, पहली बार भारत FATF की लिस्ट में अपग्रेड हुआ है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो ग्रे और ब्लैक है,
तो ब्लैक लिस्ट में अगर किसी को कोई देश चला जाता है तो उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आतंक फंडिंग करने वाले देश हैं उनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कराना इसका एक तरह का उद्देश्य है। दूसरा, भारत के अंदर एनआईए, ये मुंबई दंगे के बाद, दंगे कह रहा मुंबई ब्लास्ट के बाद ये एनआईए का गठन हुआ था, और जो एटीएस होता है राज्य में, ठीक है, इन दोनों के बीच में समन्वय के लिए इस पर बल देने के लिए विचार हुआ, ठीक है। एटीएस राज्य में आतंकवाद विरोधी काम करता है और एनआईए पूरे देश में, ठीक है। आज की आखिरी न्यूज़ है, ग्लोबल बायो इंडिया का अभी ये नई दिल्ली में हो रहा था, ठीक है, नई दिल्ली में हो रहा था। और विज्ञान मंत्रालय जो भारत का है उसका एक विभाग है, उसी के द्वारा इसका आयोजन हो रहा था। उस विभाग का नाम है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। पहले ये विभाग नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी से विभाग का दर्जा दिया जा रहा है इसके महत्व को देखते हुए, ठीक है। जो मंत्रालय हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके तहत ये एक विभाग का काम करता है, ठीक। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है ग्लोबल बायो इंडिया का, ठीक। ये बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी तकनीकें हैं, उनके बारे में विचार करने के लिए इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। ये थी हमारी 16-17 सितंबर की न्यूज़, ठीक। आप लोग हमसे जुड़े रहें और सितंबर तक ये पूरा चलेगी, फिर हम लोग मंथली पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।